गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रीति अमेटा। संयुक्ता बंध सिद्धांत भाग 2 फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो मैंने जारी किया है। इसमें अपन संयुक्ता बंध सिद्धांत का जो थोड़ा पार्ट तो पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या कहा गया था, ऊर्जा के फॉर्म में किस तरह से वीबीटी को एक्सप्लेन किया जाता है, वो अपन इस पूरे वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये सामने एक ग्राफ बना हुआ है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि एक ग्राफ मैंने बना रखा है जिसमें एक कर्व तो बिल्कुल नीचे होकर के जा रहा है और एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है। एक आड़ी एक्स एक्सिस है, एक वर्टिकल वाई एक्सिस है और इसमें बीच में भी एक एक्सिस 0 पे खींची हुई है। देखिए आप राइट में, जिसके ऊपर मैंने आगे जाके लिखा है अनंत दूरी। वाई एक्सिस पे आप देखेंगे बीच में 0 है, ऊपर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, नीचे स्थितिज ऊर्जा घट रही है। ये जो ग्राफ पूरा बनाया गया है, ये किस तरह से बंध बनते हैं, किस तरह से परमाणु पास में आते हैं और उसकी ऊर्जा कैसे चेंज होती है, ये समझाया गया है। इस ग्राफ को अपन स्थितिज ऊर्जा कर्व भी कहते हैं, मोर्स कर्व भी कहते हैं, क्योंकि मोर एक साइंटिस्ट थे, MOHR मोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था। और इसको पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। पोटेंशियल माने स्थितिज और वेल माने इसका शेप जो है नीचे वाला वो ऐसे कुएं की तरह गहरा है, दैट्स वाई इज कॉल्ड पोटेंशियल वेल। इसको पोटेंशियल वेल भी कहा जाता है। इस ग्राफ के माध्यम से सारी एनर्जी को, जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनफाइनाइट, आप बिल्कुल लेफ्ट में देखिए इस ग्राफ के, इनफाइनाइट डिस्टेंस आपको दिख रही है, जहाँ मैंने दूरी लिखी हुई है। यहाँ से बंध में भाग लेने वाले कक्षक जो होते हैं, जो कि अर्धपूर्ण होते हैं, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, विपरीत चक्रण का होता है, वे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अनंत दूरी के पास में आते हैं। जब जैसे जैसे वो पास में आते हैं, आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ को अपन लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ राइट साइड में जाएंगे। इसको राइट से नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड जहाँ अनंत दूरी लिखी हुई है वहाँ देखिए 2 परमाणु बना रखे हैं। ये दोनों परमाणु हैं, सपोज अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए ही दिया गया है। H और H 2 मतलब एटम्स हैं, ये दोनों पास आते हैं। तो धीरे धीरे पोटेंशियल, ये जो 0 वाली लाइन है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एक लाइन चलती चली जा रही है। धीरे धीरे ये लाइन थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है। इट मीन्स जब वो पास में आते हैं तो उनमें 6 तरह के जो बल कार्य करते हैं, उनमें से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपस में इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। यदि उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, तो ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लांट करता हुआ नीचे चलता चलता बिल्कुल नीचे आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल वहाँ तक आने के बाद ये कब हो रहा है, जब इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा है। बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर यह स्थितिज ऊर्जा मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। इसके बाद यदि अपन एटम्स को पास लाने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वही वक्र, वही कर्व सीधा ऊपर की तरफ शूट अप हो गया है। ये सीधा ऊपर कहाँ चला गया, जैसे ही आपने दूरी और कम करी, नीचे मैंने लिखा हुआ है परमाणुओं की मध्य दूरी, उस दूरी को यदि अपन और कम करने जाते हैं तो वो एकदम सीधा ऊपर चला जाता है, जहाँ मैंने ए लिखा है उस जगह जाके पहुँच जाता है। तो ग्राफ कैसे बन गया, लेफ़्ट से चलता चलता पहले उसके एक्सेस से साथ साथ चल रहा है, फिर नीचे आया मिनिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे, फिर और पास लाने पे वो और ज़्यादा एकदम से ऊपर चला जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कर्व तो ये है। ये जो कर्व है नीचे वाला, ये बंध बनने की प्रक्रिया को शो कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। स्थितिज ऊर्जा कम होगी, जहाँ पे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा लिखा है वहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, यानी कि अधिकतम स्थायी है वो वहाँ पे, यहाँ पर उसका बंध बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बंध दूरी से पास लाएंगे, ये दूरी क्या कहलाती है, 0 से लेकर के जो कर्व में से बीच में से एक लाइन खींच के मैंने पॉइंट जोड़ा हुआ है, ये जो दूरी कहलाती है कर्व से लेके यहाँ तक, ये कहलाती है बंध दूरी। इस दूरी के पास यदि उसको लाने की कोशिश करेंगे तो प्रतिकर्षण बल, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के, वो एकदम बढ़ जाएंगे और वो बंध टूट जाएगा।
उसके बाद आप देखेंगे ऊपर एक्स एक्सिस से नीचे न्यूनतम वाली लाइन पे एक सीधी लाइन भी खींची हुई है, उसको क्या लिखा है, बंध ऊर्जा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस पे अपन ने ऊर्जा शो करी है, तो ये जो होती है ये क्या कहलाती है, बंध ऊर्जा। जितना वो नीचे जाता है ये उसकी बंध ऊर्जा, जितना वो दूर रहता है वो उसकी बॉन्ड लेंथ या बंध ऊर्जा कहलाती है। इसके द्वारा उन्होंने बंध बनने की प्रक्रिया को समझाया था। ऊपर वाला जो ग्राफ है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम पास आ रहे हैं, ये H0 वाली लाइन के ऊपर ऊपर चल के सीधा ऊपर चला जा रहा है। इसमें क्या होता है, जब एटम्स पास में आते हैं तो 6 बल अगेन एक साथ काम करते हैं। थोड़ी देर तक तो वो फिर भी एक दूसरे से इतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं रहता है, लेकिन जब वो थोड़े ज़्यादा पास आते हैं तो वो कर्व सीधा ही ऊपर चला जाता है। आप बी की तरफ देखिए, बी वाली लाइन सीधी ऊपर से ही नीचे आ गई है। तो ये कर्व जब सीधा ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से ज़्यादा है, यानी कि उसमें स्थितिज ऊर्जा कम हुई नहीं इतनी थोड़ी भी, जो कि बंध बनाने के डायरेक्शन में उसको ले जा सके। इस एक्सक्यूज़ मी, इस ग्राफ से ये प्रूव हो जाता है कि किस तरह से ऊर्जा के चेंजेस आते हैं बंध बनते समय। ये मोहर नाम के साइंटिस्ट थे, MOHR, उन्होंने ये वक्र दिया था। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अणु में परमाणु की संयोजकता सामान्यतः उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कई यौगिकों या आयनों को एक सहसंयोजक बंध संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन, CO, CO2, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, और इन सभी को अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था कि कुछ यौगिक ऐसे हैं कि उनको एक संरचना द्वारा नहीं बता। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इन यौगिकों की संरचना बनाई गई तो वो उसमें कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहे थे, उसमें कुछ खामियां आ रही थी कि ये सही नहीं बना है, ये वाला सही है, इस तरह से। उस चीज़ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अनुनाद के फॉर्म में समझाया गया कि यदि CO यदि नहीं बन पा रहा है एक स्ट्रक्चर से, तो उसको एक से ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर बना देंगे और उसमें आपस में अनुनाद पाया जाता है। अब देखिए सहसंयोजक बंध जो होते हैं बनते हैं, वो सब क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले जो कक्षक हैं, वो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, S को छोड़ के बाकी सभी एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर घूमते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधों को दिशात्मक कहा जाता है। बंध सामर्थ्य जो होती है वो अतिव्यापित सीमा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती है। अतिव्यापित सीमा कक्षकों की तुलनात्मक ऊर्जा तक सममित अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अतिव्यापित जो कितना अतिव्यापन होना चाहिए, ये चीज़ किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो कक्षकों की ऊर्जा पे करती है और साथ में उसकी जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। ये बंध दिशात्मक होते हैं, अतः त्रिविम समावयवता को भी दर्शाएंगे। जो भी दिशात्मक होते हैं वो 3D आइसोमेरिज्म को दर्शाते हैं, तथा दो बंधों के बीच बंध कोण भी नापा जा सकता है क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं। अब देखिए अतिव्यापन के क्या क्या प्रकार हैं। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है, SS, SP और PP। SS में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 S ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दोनों आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। संयोजी परमाणुओं के विपरीत चक्री इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये बीच का डार्क पार्ट है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन बाद में जो बंध बन गया उसके बाद डार्क पार्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये अतिव्यापित एरिया कहलाता है। और प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल हमेशा यहाँ पर आकर के लगभग साम्य में आ जाते हैं। साम्य में आने के कारण बंध बन जाता है। इसको अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अक्षीय या इसमें तो
नॉर्मल अतिव्यापन है, किसी भी अक्ष पे आप बना लो, एस का जो शेप होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता है, केवल एस ऑर्बिटल का। और ये गोलाकार एस ऑर्बिटल आपस में मिल करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसका एग्जांपल है कि हाइड्रोजन। इसी तरह sp आप देखिए, sp में क्या है, एक s है और एक p है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, h और f। हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल हो गया और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल हो गया। h और f आपस में इस तरह से मिलते हैं, ये दिशात्मक होता है। इसलिए दिशात्मक होता है कि p ऑर्बिटल जो है वो दिशात्मक है। ये आपस में मिल करके h और f ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और इसका डार्क पार्ट है, ये अतिव्यापित एरिया है। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर के सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसमें 1s2, इसका तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका है 1s1 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। ये किसका है, फ्लोराइड का। तो हाइड्रोजन का 1s1 और फ्लोरीन का 2pz1 आपस में कंबाइन होंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट में आप देखिए पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन दो तरह से होता है, अक्षीय और समपार्श्वीय। अक्षीय में क्या है, दो p ऑर्बिटल्स हैं आपस में, फ्लोरीन इसका एक एग्जांपल ले लो F2। दोनों फ्लोरीन के ये p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण विपरीत है, पास में आकर के कंबाइन होंगे, एक ही एक्सिस पे कंबाइन होंगे। सिंगल एक्सिस आपको दिख रहा है। इसमें अक्ष पर सम्मुख अतिव्यापन होता है, एक दूसरे के सामने सिग्मा बॉन्ड बनता है और इस तरह से ये अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। समपार्श्वीय में क्या होता है, अगेन दो p ऑर्बिटल हैं जो कि ऑक्सीजन में पाया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन में तो एक ही बॉन्ड होता है इसलिए वो केवल सिग्मा बनाता है। ऑक्सीजन का अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसमें डबल बॉन्ड होता है। समपार्श्वीय अतिव्यापन हमेशा pp अक्षीय के बाद ही बनता है। सबसे पहला p ऑर्बिटल्स में अक्षीय बनेगा, उसके बाद समपार्श्विक बनेगा। अब संयोजी जो कोश होते हैं, दोनों pp हैं, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से दोनों अक्ष ऑर्बिटल के अक्ष क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के समानांतर। अपने अक्ष से थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ करके ये अतिव्यापन करते हैं। दोनों का इस तरह से अतिव्यापन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन है। बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2pz2 2py1 2pz1। अब दोनों में ऑक्सीजन को देखें तो 2py1 जो पहले वाला है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाहर वाला जो 2pz1 है ये पाई बॉन्ड बनाता है। इस तरह से इसमें बन जाता है। ये सिग्मा बॉन्ड से वीक होते हैं क्योंकि इनको अपने अक्ष से थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होकर के बनाना पड़ता है। तो इसको अपन थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वापस वो अपनी जगह आने की कोशिश करेगा, इसलिए बहुत कम ऊर्जा में ये टूट जाता है। इसी तरह अब एक और तरह के पाई बनते हैं। ये भी होता तो समपार्श्वीय है, लेकिन इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड होते हैं, इसी तरह से इसमें बन जाएगा। तीसरा बॉन्ड कैसे बनता है, px py और pz। px तो इसमें दिख रहा है आपको, बीच वाले में अक्ष पे अतिव्यापन हो रहा है, बीच में एक डार्क पार्ट बताया है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और p और p ऑर्बिटल आपस में अक्षीय अतिव्यापन कर लेते हैं। py और pz दोनों इस x वाले के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। लंबवत में इस तरह से अतिव्यापन होगा। ये लाइनों से बताया है, अदरवाइज ये ऐसे लाइनें नहीं खींचती हैं। ये ऑर्बिटल यूं मुड़ के दोनों पास आते हैं, पास आके जैसे नीचे बीच वाले में अतिव्यापन हो रहा है वैसे इनमें भी अतिव्यापन होता है। तो एक बॉन्ड पाई, अगला बॉन्ड भी पाई, तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो एक p ऑर्बिटल जो पूरा ऑर्बिट होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक तो सिग्मा बना सकता है और वो 2 पाई बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। यदि अपन सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा और पाई का तो अंतर अपन थोड़ी सी देर इसमें इस स्लाइड में देख लेते हैं। संयोजक बंध की जो बंध सामर्थ्य है वो क्या होता है, अतिव्यापन पर डिपेंड करेगी। और अतिव्यापन जैसे ही कक्षक डायरेक्शनल हो जाएगा वैसे उसमें क्या होगा, बॉन्ड भी दिशात्मक कहलाने लग जाएगा। जब 2 परमाणविक कक्षक आपस में समअक्षीय अतिव्यापन करते हैं
और बंध बनाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस बंध में अधिकतम अतिव्यापन होता है। यह बंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें 80 किलो कैलोरी ऊर्जा पर बॉन्ड होती है। इस प्रकार बने समक्ष एक ही अक्ष पे जो बंध बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के बीच में अधिक हो जाता है और बाहर की जो पालियाँ होती है, लोब्स होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। यह बंध SS, SP, PP, SP3S, SP2S, SPS, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सारे। ये जो लिखे हुए इनमें सब में पाया जाता है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड में आप देखिए, जब दो संयोगी परमाणु कक्षक आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। यह पाई बंध इसका नाम होता है। इसमें कम अतिव्यापन के कारण ये थोड़ा दुर्बल होता है। इसकी ऊर्जा 65 किलो कैलोरी होती है। यह सिग्मा बंध से अधिक क्रियाशील होता है। जिसकी ऊर्जा कम होगी वो क्रियाशील अधिक होगा। आसानी से ध्रुवित भी हो जाता है। पाई बंध बनने से बंध लंबाई में कमी आती है। जहाँ सिग्मा बंध अणु की आकृति को प्रभावित करते हैं, वहाँ पाई बंध आकृति या शेप को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वो सिग्मा बंध बनने के बाद ही बनते हैं उसके ऊपर ही। और ये उसके मुक्त घूर्णन को, पाई बॉन्ड क्या करता है, फ्री ऑर्बिटल का जो मूवमेंट होता है, घूर्णन होता है, उसको रोक देता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, जब परमाणुीय कक्षक नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष शीर्ष से शीर्ष दिशा में अतिव्यापन करते हों या समअक्षीय करते हों तो सिग्मा बंध बनता है। जब पी परमाणुीय कक्षक नाभिकीय या आणविक कक्षक के लंबवत अतिव्यापन करते हों तो समपार्श्वीय अतिव्यापन कहलाता है और पाई बंध बनता है। ये दोनों डेफिनेशन आपको अभी बता चुके हैं ऊपर। नाउ व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? नाभिकीय अक्ष पर परमाणुीय कक्षकों के में अतिव्यापन अधिकतम होता है, अतः यह उत्सर्जित ऊर्जा भी इसमें अधिक होती है, तो सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। और इसमें उत्सर्जित ऊर्जा कम होती है तो ये वीक होता है सिग्मा से। थर्ड पॉइंट, सिग्मा बंध की बंध ऊर्जा 80 किलो कैलोरी और इसकी पाई की 65 किलो कैलोरी। फोर्थ पॉइंट, अधिक स्थायित्व के कारण सिग्मा बंध अक्रियाशील होता है, जबकि पाई बंध जो होता है वो ध्रुवित हो जाता है और इसकी ऊर्जा कम होती है, अतः यह पोलराइज होकर के जल्दी से रिएक्शन कर लेता है तो क्रियाशील होता है। नाभिकीय अक्ष पर सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम और नाभिकीय अक्ष पर पाई बंध में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। यानी कि जो नाभिकीय अक्ष है जिस पर बॉन्ड बन रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, मिनिमम होती है, और जबकि इसमें सिग्मा में अधिकतम होती है। सातवां पॉइंट देखो, सिग्मा बंध अक्ष नाभिक के सापेक्ष परमाणुओं के एक दूसरे के सापेक्ष मुक्त घूर्णन सिग्मा बंध में संभव है। यानी कि अक्ष के चारों तरफ ऑर्बिटल घूम सकते हैं सिग्मा बॉन्ड में, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो इसके घूर्णन को ख़त्म कर देता है, मुक्त घूर्णन को। आठवें पॉइंट में देखेंगे आप, सिग्मा बंध बनने पर बंध लंबाई परिवर्तित नहीं होती, पाई बंध बनने पर बंध लंबाई में कमी आ जाती है। नवा देखिए, सिग्मा बंध अणु की ज्यामिति को प्रभावित करता है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते हैं। पाई बंध इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते, अतः यह अणु की ज्यामिति को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। एस से डिफाइन हो जाता है कि यह अणु किस ज्यामिति का होगा, किस ज्योमेट्री का होगा, किस शेप का होगा। 10वां में देखो, सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, अर्थात एक अणु में सभी बंध सिग्मा बंध हो सकते हैं, और पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनता है। ये सारा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी हो गई है कंप्लीट। एक एग्जाम्पल ले लिया है हाइड्रोजन का, और उससे यहाँ पे पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझा दी गई। नेक्स्ट में अपन संकरण पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।